कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, यानी कि आस्क आवाज योर मनी हैशटैग का इस्तेमाल करके आप सोशल मीडिया के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फेसबुक और एक्स पर आप ईमेल कर सकते हैं yourmoney@nw18.com पर, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर, और इस पर व्हाट्सएप कर भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये अलग अलग माध्यम है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। और आज हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए जानकार मौजूद हैं वो है फिनफिक्स रिसर्च एंड एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन पाजपेयी मैम। प्रबलीन मैम से हम बातचीत करेंगे आज आपके सवालों पर, और साथ ही साथ बजट में कुछ जो फेरबदल हुए टैक्सेशन को लेकर उसके ऊपर भी। प्रबलीन मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज बजट को ऑलमोस्ट एक हफ्ता मोटा मोटा हो चुका है, लेकिन अब तक कई सारी चीज़ें उसकी अनफोल्ड ही हो रही हैं, कई सारी चीज़ें समझ ही जा रही हैं कैसे कैसे कामकाज करेंगी, क्योंकि टैक्सेशन प्रणाली के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है, ख़ास तौर से जबकि डेफिनेशंस बदली हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, तो उससे ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट इम्पैक्ट करती हैं। सो आज हमने टॉपिक उठाया है इंटरनेशनल फंड का, और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि लगातार दूसरा जब बजट है जबकि इसको टच बेस किया गया है। पिछली बार बजट में ही फेरबदल किया गया था और इस बार भी किया गया। सो पहली चीज़ तो इसकी इतनी रिलेवेंस क्यों है, क्यों ऐसा होता है कि हर बजट में ही ये फेरबदल का मुद्दा बनता है, और दूसरा जो फेरबदल हुए हैं कितने ज़रूरी थे इस बार के लिए? नमस्कार सुमित जी, बिल्कुल। आई थिंक इस वीक में हम लोगों ने सबने एक्सप्लोर किया है कुछ अच्छी बातें बजट की और कुछ ऐसी चीजें जो उतनी फायदेमंद नहीं है। और इंटरनेशनल फंड जैसे आप बोल रहे हैं, बिल्कुल लगातार लास्ट 2 ईयर्स से कुछ ना कुछ उनमें टैक्सेशन के चेंजेस हुए हैं। इंटरनेशनल फंड्स का डेफिनेटली ये जो मेरे ख्याल से लगातार टच होता रहा है, ये इस वजह से है क्योंकि हम इंडिया के बाहर पैसा लगा रहे हैं, और अब तक इसकी बहुत क्लियर कट डेफिनेशन नहीं थी कि ये ना इंडियन इक्विटी में आ रहा था, और ना ही हम इसको हम डेट के साथ टोटली क्लब करके चल रहे थे। जबकि इसमें हम जो रिस्क है सुमित जी वो पूरा इक्विटी का उठाते हैं। और ऑफ कोर्स इंडिया के बाहर पैसा लगाने की अपनी रेलेवेंस है, उसके अपने फायदे हैं कि हमें डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, करेंसी हेज मिलता है, बहुत हमें थीम्स की तरफ एक्सपोजर मिलता है। और लास्ट ईयर हमने देखा कि जो टैक्सेशन थी वो नुकसानदेह हुई, इंटरनेशनल फंड्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आया, और फाइनली अब जाके इस पे थोड़ी रिलीफ आई है, जहां पे इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग मेरे ख्याल से एट पार विद अदर, जैसे कि एक यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की गई है, वो किया गया है। सबसे पहले सुमित जी, अगर हम इसको देखें कि पहले क्या चलता था, अगर हम लास्ट बजट से पहले की बात करें तो जो भी हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स थे म्यूचुअल फंड्स में, वहां अगर हम अपना जो टाइम पीरियड 3 साल का लेके चलते थे, अगर हम 3 साल से हमारा टैक्स उसी तरीके से होता था, और अगर हम 3 साल से ज्यादा अवधि के लिए अपना पैसा रखते थे तो हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट उठाते हुए 20% पे अपना टैक्स देते थे। लास्ट ईयर सारी चीजों को आपके स्लैब रेट पे कर दिया गया, कोई भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का उसमें डिफरेंस नहीं आया, जैसे कि डेट फंड्स किए गए हैं, और यहाँ पे हम पूरा जोखिम लेते हुए भी कोई बेनिफिट नहीं ले पा रहे थे। एंड इस साल फाइनली जाके यहाँ पे क्लैरिटी आई है कि अगर हमारा होल्डिंग पीरियड 2 इयर्स का है, जो हमारे एफओएफ्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, और जो फॉरेन डिनोमिनेटेड ईटीएफ्स हैं, तो हम 2 साल से कम की अवधि में देंगे करीबन अपने स्लैब रेट पे टैक्सेशन, पर अगर हमने 2 साल से ऊपर रखा तो हम 12.5% का यहाँ पे टैक्स देंगे। और यहाँ पे कुछ छोटे नुआंसेस हैं सुमित जी, जैसे कि अगर इंडिया में आपका ईटीएफ लिस्टेड है जो बाहर का है, तो आपका होल्डिंग पीरियड करीबन 1 ईयर हो जाता है 2 इयर्स की जगह। और उसी तरीके से जो ये सिंप्लीफिकेशन है इसको करने की कोशिश की गई है। इसमें 3 जो हमारी परचेज और सेल की 3 डिफरेंट सिचुएशंस बन के आती हैं, जो भी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी। तो प्रबलीन मैम, क्या ये कहना सही रहेगा कि इस बारी जो बजट में फेरबदल हुए हैं वो शायद सारे असेट क्लास को एक टैक्सेशन कैटेगरी के अंदर डालना या सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन करना, वो ज़्यादा सही वर्ड दिया जाएगा, और उसकी वजह से कुछ असेट क्लास आपको ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं, कुछ असेट क्लास आपको ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है? जैसे रियल एस्टेट हुआ, उसके में भी यही फेरबदल हुआ, LTCG STCG की लैंग्वेजेस में चेंज होना। सो इस तरह से क्या यही धारणा थी इस बार के बजट के अंदर कि आपको एक ही टैक्स स्लैब के अंदर या एक ही तरह से आप डेफिनेशन रीड करो और उसी डेफिनेशन के हिसाब से आपका टैक्स बेनिफिट बनेगा?
जी हम डिफरेंट एसेट क्लासेस की बात करते हैं सुमित जी, और वैसे तो हर एसेट क्लास के अपने कुछ डिफरेंट फीचर्स होते हैं। हम्म, बट फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हम लोगों ने पोस्ट बजट भी जितने फाइनेंस मिनिस्टर की उनकी जितनी एक्सप्लेनेशंस आई हैं ओवरऑल टैक्सेशन को लेके, आई थिंक पूरा फोकस जो उनका जो वो जस्टिफाई जिस तरीके से कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि हमने यूनिफॉर्मिटी लाने की एंड सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाने की कोशिश की है। बट ऑफ कोर्स कुछ एस्पेक्ट्स पे उस चीज का फायदा हुआ है, जैसे इंटरनेशनल फंड्स है वहां पे हमें फायदा दिख रहा है। पर वहीं रियल एस्टेट में कुछ सिचुएशंस में शायद आपको फायदा हो, कुछ सिचुएशंस में ना हो। डेट फंड्स को वैसे ही छोड़ दिया गया है जैसे पहले थे, तो कुछ चीजें बेनिफिट के लिए हैं, कुछ चीजें नहीं है। बट मेरे ख्याल से गोल्ड और इंटरनेशनल फंड्स की रिलीफ जो है वो बहुत अच्छी है, और इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का एक बहुत बेनिफिट है जो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में। एंड आई थिंक उस चीज को उनने मेरे ख्याल से समझा है। एंड दो अलग बात है कि आरबीआई की अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है, तो हम इंडिया के बाहर अभी भी उतनी इजीली पैसा नहीं लगा पा रहे हैं। बट आई थिंक जो कोर फोकस रहा है वो सिंप्लीफिकेशन पे है। बट यहाँ सुमित जी एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि निवेशक जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिन लोगों ने पिछले साल मार्च एंड से पहले की अपने निवेश रखे थे, अब वो अपने सेलिंग पे अब जरूर फोकस करें। बिकॉज अगर वो मान लीजिए उनने इस साल जुलाई से पहले कुछ बेच दिया और उनका 3 साल का ड्यूरेशन हो गया था, तब तो उनको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। पर अगर उनका 3 साल का पीरियड नहीं हुआ था, तब उनको एट स्लैब रेट की टैक्सेशन होगी। पर अगर अब उनने 23 जुलाई के बाद सेलिंग की और उनका 2 साल का पीरियड भी कंप्लीट हो गया, तो उनको 12.5% ही लॉन्ग टर्म देना है। पर ये जो पीरियड है 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2025 तक सुमित जी, इसके बीच में अगर आपने बाइंग की है और सेलिंग कर दी है, तो सब कुछ आपके टैक्स स्लैब का जो रेट है आपका अपना, चाहे आप 30% में आते हैं 20% में आते हैं, आप उसी रेट पे टैक्स भरेंगे। तो मेरी गुजारिश होगी कि निवेशक अब जो अपनी सेलिंग से पहले वो कहाँ फॉल कर रहे हैं उस चीज को जरूर चेक करें, सो दैट वो टैक्सेशन के चेंजेस का पूरा फायदा उठा पाए जो उनके फेवर में चीजें जा रही तो हैं प्रॉब्लम मैम, जो फेरबदल हुए हैं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स को लेके या फंड ऑफ फंड को लेके या बाकी जो विदेशी निवेश है उनको लेके, क्या अट्रैक्टिवनेस टुवर्ड्स ये एसेट क्लास में कोई फेरबदल होगा? क्योंकि वहाँ पर रिटर्न भी है और रिस्क भी आप उठा रहे हो, और रिस्क के साथ साथ अब टैक्सेशन की प्रणाली में बदलाव है। सो क्या कुछ अट्रैक्टिवनेस कम हुई है? कोई फेरबदल होना चाहिए इसमें? एब्सोल्युटली सुमित जी, हमने देखा है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग की तरफ जो एक रुझान था, जो एक ट्रेंड बढ़ा था, वो एक्चुअली कोविड के दौरान ही बढ़ा, जब टेक कंपनीज बाहर की बहुत अच्छा करना शुरू किया। और उसके बाद क्या हुआ है कि लगातार 2021-22 के बाद जब हमारी ब्रीच करने लगे, जितनी हमारी बाहर में इंडिया के बाहर पैसा लगाने की एक इंडस्ट्री वाइज लिमिट है वो पास आने लगी, तो हमने देखा कि आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस करे हैं। बट बहुत सारे फंड्स इस दौरान लॉन्च हुए हैं, बिकॉज इसकी डिमांड बढ़ी है, निवेशक बाहर पैसा लगाना चाहते हैं। बिकॉज बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर अपने बच्चों को कल को भेजना चाहते हैं एजुकेशन के लिए, हमें करेंसी हेज मिलता है। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो करीबन 35-36% रुपी का डेप्रिसिएशन है, और जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है वो आपके रिटर्न्स को एनहांस करता है। तो डेफिनेटली अब जब लोअर टैक्सेशन हमें अवेलेबल है और हमें एट पार मिल रहा है, एक अदर देन होल्डिंग पीरियड फॉर एफओएफ्स एंड इंडेक्स फंड्स, सेम 12.5% पे, तो मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली इस पूरे सेगमेंट की अपील बढ़ाएगा। बट सुमित जी, अगेन वी आर रिस्ट्रिक्टेड, बिकॉज अभी भी जितने फंड्स हैं इस पूरे सेगमेंट में 50-60 फंड, कुछ खुले हैं कुछ बंद हैं, किसी में एसआईपी चल रही है, किसी में ओल्ड एसआईपी चल रही है, कहीं लमसम ले रहे हैं, और ईटीएफ्स कुछ खुले हैं जहां पे और उनको बेनिफिट है, जहां 1 साल के होल्डिंग पीरियड पे ये टैक्सेशन चेंजेस अप्लाई होते हैं। तो मेरे ख्याल से जब तक अब आरबीआई इस लिमिट को बढ़ाता नहीं है, तब तक हम फुल फोर्स में उस चीज को देखेंगे नहीं जो इस चीज की तरफ मेरे ख्याल से डिमांड है। पर डेफिनेटली अपील काफी बढ़ेगी। तो जो अभी प्रॉब्लम मैम कह रही हैं कुछ फंड्स बंद हैं, वो शायद इसलिए किए गए हैं क्योंकि हमारी जो निवेश की सीमा है विदेशी कंपनियों में आरबीआई की तहत दी गई जो मानक है उसको हम अचीव कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी कुछ लिमिट्स को या उन फंड्स के लिमिट्स को निवेश के लिए रोका गया। प्रॉब्लम मैम सही बोल रहा हूँ ना?
बिल्कुल बिल्कुल सुमित जी, हमारी इंडस्ट्री वाइज लिमिट जो म्यूचुअल फंड्स की है वो करीबन 7 बिलियन है। और अगर हम बाहर अलग से बाहर के ईटीएफ्स में जो म्यूचुअल फंड्स पैसा लगाते हैं वहां की 1 बिलियन है, तो ओवरऑल 8 बिलियन की ये लिमिट है और ये ऑलमोस्ट ब्रीच हो रही है। तो बहुत कम फंड्स हैं जहां पे वो थोड़ा रिडेम्पशन आता है या कुछ और उनने देखा तो उनके पास स्कोप बनता है इन्वेस्टमेंट का, वरना इस टाइम पे बहुत रिस्ट्रिक्टिव है ये पूरा सेगमेंट। बट जैसे मैंने शायद एक बार पहले शो पे बोला था कि अगर हम यूएस का सबसे बड़ा फंड देखिए जो इंडिया में इन्वेस्ट करता है, उसका अकेले एयूएम $8 बिलियन है यूएसडी, और हमारी पूरी इंडस्ट्री वाइज लिमिट जो है वो $8 बिलियन की है। तो मेरे ख्याल से इसको डेफिनेटली बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज ये शायद सही तरीका नहीं है कि एक अलग तरीके से हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं एक फ्रीडम, आप कैसे अपना पैसा निवेश करना चाहते हैं उसके ऊपर। चलिए, तो ये एक अलग डिस्कशन टॉपिक हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए हाँ जी। जो हमारी लिमिट्स हम अचीव कर चुके हैं जिसकी वजह से नया निवेश नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ इस तरह के अगर फेरबदल होते हैं तो प्रॉब्लम मैम कह रही कि शायद अच्छे मौके यहाँ खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आगे इस पर बात करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ कुछ दर्शक भी मौजूद हैं। अब संगीता कुमारी जी हमारी पहली दर्शक हैं जो कि उदयपुर से मौजूद है बातचीत करने के लिए। संगीता जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार संगीता जी। सुमित जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। संगीता जी आप सुन पा रही मुझे? सवाल पूछिए। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं सर। मैम सवाल पूछिए। हेलो। हाँ मैम सवाल पूछिए आप संगीता जी। हाँ, मेरी इन्वेस्टमेंट है नियर अबाउट 44 लाख का। और रिक्वायरमेंट है, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपके पास ऑलरेडी भेजा है। रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ इन 5 इयर्स। ओके, तो मैम आपने हमें सवाल भेजा था 5 साल में 2.5 करोड़, आपने 2.5 और बढ़ा दिया। 2.5 मेरा ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी पोर्टफोलियो है आपका शेयर मार्केट में। ओके, तो आप अब चाह रही हैं कि 2.5 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बन जाए, राइट? हाँ। ओके, और कब से आप निवेश कर रही हैं संगीता मैम? मैं 2009 से शेयर मार्केट में हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड सेक्शन में मैंने काफी कुछ विड्रॉ कर लिया था। 2019 से मेरा कंटिन्यू है। तो संगीता मैम 2009 से लेके 2024 यानी मोटा मोटा 15 साल से आप बाजार के अंदर हैं। 15 साल में इतने साल तक म्यूचुअल फंड में निवेशित रहना कैसा जर्नी था ये? बहुत अच्छा था। मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू काफी कुछ स्टार्टिंग में सीखा है, उसके बाद मैं शेयर मार्केट में गई हूँ। ओके। मैं आपके सीएनबीसी आवाज में भी 2-3 बार आई हूँ, मतलब वो सास बहू सेंसेक्स में। जी मैम, बढ़िया, हमारा सौभाग्य। लेकिन अभी मेरा रिक्वायरमेंट जो है वो 2.5 करोड़ का म्यूचुअल फंड सेक्शन से है, तो उसमें और क्या क्या ऐड करना है और क्या क्या ये करना है, बस इसी के लिए मैं मैम से जानना चाहती हूँ। चलिए, तो प्रबलीन मैम पुरानी निवेशक हैं, बाजार को बखूबी समझती हैं, 2009 से निवेशित हैं इक्विटी मार्केट्स में और म्यूचुअल फंड में रिसेंटली गए हैं और करीब 44 लाख का ऑलरेडी पोर्टफोलियो वैल्यू पहुंच चुका है। 2.5 करोड़ शेयर मार्केट में तो इनका ऑलरेडी रखा हुआ है और साथ साथ अब ये 38-38 हज़ार रुपये की SIP कर रही हैं। 2.5 करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड से भी जान निकालना चाह रही हैं। फंड्स की जो सूची है वो आपको हमने भेजी हुई है। कुछ उसमें जो चीज़ें देखने लायक हैं उसमें स्मॉल कैप मिड कैप का थोड़ा ज़्यादा ब्रांड दिखाई पड़ रहा है। आप क्या रीड कर रहे हो? सुमित जी, जो संगीता जी तो कमेंडेबल है, इतना अच्छा इनका इन्वेस्टमेंट चला है एक्विटीज में, म्यूचुअल फंड्स में, सो दैट्स वंडरफुल। ऑब्वियसली इनके पास 10 फंड्स हैं जो थोड़े से ज्यादा हैं, उतने ज्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है पोर्टफोलियो में। थोड़ा ओवरलैप भी हाई है, जैसे हम लार्ज कैप फंड्स देखें, अगर उनके वैल्यू डिस्कवरी फंड को उनका देखें, हम एक्सिस ब्लू चिप और आईसीआईसीआई ब्लू चिप को देखें, ओवरऑल ओवरलैप्स हैं। पर क्योंकि सिर्फ 5 साल का होराइजन आगे लेके चल रही है, तो बहुत ज्यादा मैं यहाँ शफल की राय नहीं दूंगी। अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो SIP अमाउंट है, वो एक्सिस ब्लू चिप में अभी आप रोक सकते हैं। बाकी आप कंटिन्यू करिए। वैल्यू डिस्कवरी को भी आप रोक सकते हैं, क्योंकि सेम ऑलमोस्ट 58-60% पोर्टफोलियो आपको आईसीआईसीआई ब्लू चिप में मिल रहा है। 3 स्मॉल कैप्स हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन के चलते आप अपना निपॉन का कंटिन्यू कर लीजिए और वहां एक्सेस कंटिन्यू कर लीजिए। आप मिड कैप में अपने कोटक इमर्जिंग को डेफिनेटली कंटिन्यू करिए। एंड इस जो आप रोक रहे हैं जहां पे SIPs, वहां पे उस पैसे को आप निकालिए मत, उसको ग्रो करने दीजिए। पर अगर हम संगीता जी के कॉर्पस पे आए कि वो 5 साल में कितना कॉर्पस बना पाएंगी, तो सुमित जी वहां मेरे को थोड़ा ये डिफिकल्ट लग रहा है इनका जो टारगेट है। अगर हम 2-3 तरीके के रिटर्न्स लेके चलते हैं, अगर हम 12% रिटर्न लेके चले, जो एक बेस हम लेते हैं, तो ये 1 करोड़ करीबन अपना जमा कर पाएंगी नेक्स्ट 5 इयर्स में अपनी करंट इन्वेस्टमेंट्स के साथ। अगर हमने इस निवेश को 15% पे भी ले लिया,
तो भी ये करीबन 1.2 करोड़ जमा कर पाएंगे, बिकॉज 5 साल में कंपाउंडिंग का टाइम हमारे लिए कम है। और अगर हम इसको थोड़ा और भी बढ़ा दें, हम 20% का भी रिटर्न लेके चलें, तो भी ये 1.5 करोड़ ही जमा कर पाएंगे, क्यों? बिकॉज द टाइम फॉर कंपाउंडिंग इज लेस। तो मेरे ख्याल से सुमित जी, थोड़ा सा रिक्वायर्ड है कि संगीता जी अपना होराइजन थोड़ा आगे करें। अगर हम 10 साल का पीरियड लेके चलते हैं, तब 12-13% रिटर्न पे भी वो अपने लक्ष्य के काफी करीब पहुंच जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको अगर वो अपने टेन्योर का कर सकती हैं और थोड़ा इसको आगे खींच सकती हैं तो बेटर है। बाकी अगर मार्केट्स बहुत ही फेवरेबल रहती हैं तो वो ऑब्वियसली क्लोजर होंगी, बट हमने डिफरेंट परसेंटेज रिटर्न्स पे भी देखा है, तो टारगेट अचीवमेंट है यहाँ पे उनकी थोड़ी डिफिकल्ट है। तो आप थोड़ा सा होराइजन बढ़ा दीजिए। और आप, क्योंकि संगीता मैम ऑलरेडी बाजार को अच्छे से समझते ही हैं, तो थोड़ा अगर समय और देंगे तो और ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा बेहतर रिटर्न आएंगे। तो आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है। तो कुछ फेरबदल की बातचीत आपसे की गई है, आप उसको देख सकते हो। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार सुमन जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी राजस्थान से, उनसे हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस तरफ। चल लौटते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, और योर मनी में आज हम प्रॉब्लम मैम से बातचीत कर रहे हैं इंटरनेशनल फंड्स की टैक्सेशन को लेकर भी और साथ साथ दर्शकों के सवालों के जवाबों को लेकर भी। अगले दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, सुमन है राजस्थान से बातचीत करने के लिए। सुमन जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सुमन जी, क्या सवाल है आपका? मेरा SIP चल रही है, वो आपने भेजी है, उसके बारे में आपको व्यूज पूछना है। ओके। कल मेरी बेटी थर्ड ईयर का बर्थडे था। ओके। इसीलिए मैं 15,000 की नई SIP शुरू करना चाहती हूँ। ओके। कृपया मेरी फंड के बारे में जान सकती। तो सुमन जी, पहले तो आपको, आपके हस्बैंड जो साथ में खड़े हैं और आपके पूरे परिवार को आपकी बेटी की जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से। और दूसरा, आपने क्योंकि ये निवेश की शुरुआत की है, ये बहुत अच्छा कदम है कि 3 साल की उनकी उम्र में आप निवेश कर रहे हैं। जब तक वो अपने फाइनेंशियल एज अटेन करेंगे तब तक आप ऑलरेडी अच्छा पैसा उनके लिए जोड़ चुके होंगे, तो ये कदम आपका बहुत अच्छा कदम है। अब रही बात आपके सवाल की, तो प्रॉब्लम मैम, इनकी, सुमन जी की उम्र खुद 30 साल है, 17,500 रुपये के आसपास की SIP चल रही है। और इन्होंने जो भी बात मेंशन करी कि पोर्टफोलियो ऑलरेडी 15 लाख का हो ही चुका है, ये 20 साल में कितना लक्ष्य संभव है इनके लिए, पहला। दूसरा, इन्होंने अभी बात कही कि इनकी बेटी का 3रा जन्मदिन था और उस उपलक्ष्य में शायद ये SIP शुरू कर रही हैं। अमाउंट रिस्पेक्टिव हो, जो भी हो, वो 15,000 हो, 10,000 हो, 17,000 हो, लेकिन वो नए निवेश को आप कैसे होता हुआ देख रही हैं, कहाँ पे वो निवेश करना चाहिए, और इनका एग्जिस्टिंग फंड जो है वहाँ पर ही क्या करें? जी सुमित जी, लंबे टाइम का पोर्टफोलियो है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए निवेश करना चाहते हैं तो पहले तो मेरी राय होगी कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसका कंस्ट्रक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपके पास एक्टिव फंड्स भी हों और पैसिव फंड्स भी हों। आप सिर्फ एक्टिव फंड्स में निवेश ना करिए। सेम कैटेगरी के आपको एक्टिव और पैसिव दोनों लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपने एक मिड कैप में, मान लीजिए हमने पैसिव फंड ले लिया है, तो एक्टिव की रिक्वायरमेंट आपको नहीं रहेगी, पर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव दोनों फंड्स होने चाहिए, क्योंकि आपका काफी लंबी अवधि का लक्ष्य है। आपके पास एक्सिस का मिड कैप है, एक्सिस का फ्लेक्सी कैप है, ओवरऑल जितने आपके फंड्स हैं, कैनरा रोबेको हो गया, ब्लू चिप हो गया, इनमें ओवरलैप ठीक ठाक है। मेरी राय ये है कि अभी आपका क्योंकि लक्ष्य दूर है, आप अपने एक्सिस के फ्लेक्सी कैप की SIP को होल्ड कर लीजिए और एक्सिस के मिड कैप की SIP को भी होल्ड कर लीजिए, और इस पैसे को अभी चाहे आप इन्वेस्टेड रहने दीजिए, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। और इवेंचुअली जब यहाँ पे आपकी टैक्सेशन पीरियड, मतलब आपकी SIPs का टाइम पीरियड हो जाए, तब आप इसको चाहे एक गोल्ड की SIP में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पैसे को स्विच कर सकते हैं, तब तक आप इसको बने रहने दीजिए। आप अपना कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटी जो लार्ज मिड कैप फंड है उसको कंटिन्यू करिए, अपने ब्लू चिप को कंटिन्यू कर लीजिए, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को भी कंटिन्यू करिए। पर अगर हम इन तीनों को कंटिन्यू करते हैं तो आपका पोर्टफोलियो काफी ज्यादा लार्ज कैप की तरफ टिल्ट हो जाता है, और आपके पास उसके साथ SBI का स्मॉल कैप है। तो मेरी राय होगी कि आप एक मिड कैप का इंडेक्स फंड यहाँ जोड़ लीजिए। तो जो आपकी अब न्यू इन्वेस्टमेंट है 15,000 की, उसको आप 10,000 आप लीजिए इस मिड कैप फंड में डाल सकते हैं, और बाकी जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं जो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, आप उनमें करिए, तो आप या इक्वल परसेंटेज से आप डाल सकते हैं। बट ओवरऑल क्योंकि आपके 3 फंड्स हैं जो थोड़े ज्यादा लार्ज कैप टिल्टेड है, आपको स्मॉल और मिड में थोड़ा एलोकेशन
जो SIP अमाउंट है उसको ज्यादा रखना पड़ेगा। एंड मेरे ख्याल से इन 5 फंड से ज्यादा आपको अभी रखने की जरूरत नहीं है, आप इनके साथ कंटिन्यू करें। एक्सेस के जो फंड्स आपके रुकेंगे उसको आप होल्ड करके रखिए, सेल मत करिएगा अभी आप एकदम। एंड आप अगले 20 साल में अभी की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, अगर हम सिर्फ 17,500 की SIP को लेके आप 3 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा कर लेंगे, और ऑफ कोर्स क्योंकि आप अपनी SIP को बढ़ाने का सोच रही हैं, तो आपके पास 4.5 से 5 करोड़ की एक रकम नेक्स्ट 20 इयर्स में इकट्ठा हो सकती है। सो डिसिप्लिन रहिए और कंटिन्यू करें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। तो सुमन जी, बाजार में आप निवेशित रहिए, कभी भी उतार चढ़ाव आए घबराइए नहीं, बने रहिए, धीरे धीरे निवेश करते रहिए, डिसिप्लिन को फॉलो करिए और आप अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव होता हुआ देखेंगे। प्रॉब्लम मैम, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड्स। सुमित जी, एक है ICICI का बिजनेस साइकिल फंड। ये उन निवेशकों के लिए है जिनके पास अपने जो स्टैंडर्ड जितने फंड्स होते हैं वो पूरे हो चुके हैं और वो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लगाना चाहते हैं। यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिव बेट्स होंगी। इट्स अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, बट एग्रेसिव बेट्स हो सकती हैं एक किसी सेक्टर को, तो थोड़ा सा savvy इन्वेस्टर ही लगाएं। सेकंड है, क्योंकि अब हमारा टैक्सेशन भी इतना फेवरेबल हो गया है इवन हाइब्रिड कैटेगरी के लिए, SBI का मल्टी एसेट फंड, पहले इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था, अब 2 साल के ऊपर ये 12.5% पे ही टैक्स होगा। तो ये उन निवेशकों के लिए है जहां रिस्क मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट होराइजन करीबन 4 से 5 साल से ज्यादा का नहीं है, उनके लिए अच्छा है। पैसिव में एक एडेलवाइज का लार्ज मिड 250 इंडेक्स जो हमारे लार्ज कैप्स और मिड कैप्स दोनों को कवर करता है। और मेरे ख्याल से इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग डेफिनेटली US सेंट्रिक फंड देख सकते हैं, जैसे ICICI का इंडेक्स फंड खुला हुआ है, मोतीलाल का S&P खुला हुआ है, कुछ आपके पास मिराई के हैं। सो इनका कॉम्बिनेशन फंड्स का एक निवेशक देख सकते हैं अपने लिए। तो 4 फंड्स आपकी स्क्रीन पर हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग निवेशकों के लिए, अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से आप इन फंड्स के अंदर अपना निवेश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण मैम, हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सरलता से हमें समझाने के लिए और साथ साथ दर्शकों सवालों के जवाब हमें देने के लिए। फिलहाल योर मनी को अब यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला बना रहेगा।